सुधा देवी का घर बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा, लेकिन उसमें एक अजीब सी खालीपन थी। उनके पति का कई साल पहले देहांत हो गया था। उनका इकलौता बेटा विवेक अमेरिका में काम करता था। अब वे उस विशाल घर में अकेली रहती थीं। कभी कभी तो घर की खामोशी इतनी भारी लगती थी कि जैसे शोर हो। वे दीवारों से बातें करती थीं, कभी खिड़की के बाहर बैठे पक्षियों से भी। अकेलापन ही उनका साथी था। इस खालीपन को थोड़ा भरने के लिए उन्होंने ऊपर का हिस्सा किराए पर देने का फैसला किया। उम्मीद थी कि नए लोग आएंगे तो घर के शांत गलियारों में थोड़ी रौनक आ जाएगी, लेकिन मन में थोड़ी घबराहट भी थी। कौन लोग आएंगे क्या पता। एक दोपहर दरवाजे की घंटी बजी। आरव और उसकी छोटी बहन नेहा आए थे, किराए पर रहने के लिए जगह ढूंढते हुए। आरव बहुत शालीन युवक था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। नेहा में गजब की ऊर्जा थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। सुधा देवी ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। वे सख्त मकान मालकिन थीं, ये तो सब जानते हैं। उनके अपने नियम थे। रात के 10 बजे के बाद तेज म्यूजिक नहीं चलेगा, कोई लेट नाइट पार्टी नहीं, और किराया हर महीने की पहली तारीख को समय पर चाहिए। बिल्कुल आंटी, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। आरव की आवाज में जो सम्मान था, उससे सुधा देवी का डर थोड़ा कम हो गया। अगले ही दिन भाई बहन ने घर शिफ्ट कर लिया। वे अपने साथ डिब्बे, बैग्स और बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए थे। सुधा देवी नीचे की खिड़की से देख रही थीं, जब वे दोनों ऊपर सामान ले जा रहे थे। उन्होंने दूरी बनाए रखी। वे मकान मालकिन थीं और ये किराएदार। बस यही रिश्ता था। वे ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहती थीं। दिल को फिर से चोट न लगे, इसलिए उन्होंने अपने चारों ओर दीवारें बना ली थीं। अगर सीढ़ियों पर सामना हो जाता तो बस हल्की सी मुस्कान या सिर हिला देती। उन्हें लगता था यही ठीक है, सब कुछ प्रोफेशनल रहना चाहिए, न कि ड्रामा। लेकिन नेहा कुछ अलग थी। वो जैसे उजाले की किरण थी। हर सुबह वो मुस्कुराकर कहती, गुड मॉर्निंग सुधा आंटी, आपने चाय पी ली? शुरू में सुधा देवी बस छोटा सा जवाब दे देती, लेकिन नेहा की जिद एक बहते पानी की तरह थी, जो पत्थर को भी धीरे धीरे काट देती है। नेहा कभी कभी उनके लिए चाय या अपने हाथ से बना कोई नाश्ता ले आती। कॉलेज की बातें, दोस्तों की बातें, अपने सपनों की बातें करती। सुधा देवी खुद को सुनते हुए पाती और कभी कभी मुस्कुरा भी देती। नेहा और सुधा देवी के बीच का रिश्ता हर दिन गहरा होता गया। नेहा को लोगों को सहज महसूस करवाने का हुनर था। वो अक्सर शाम को सुधा देवी के साथ बैठ जाती, कभी सब्जी छीलने में मदद करती तो कभी उनकी पुरानी यादें सुनती। सुधा देवी अपने दिवंगत पति और बेटे विवेक की बातें साझा करती, पुराने फोटो एल्बम दिखाती। उनकी आंखों में चमक आ जाती। आंटी, आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास कभी दादी नानी नहीं थी। आप जैसी कोई होती तो कितना अच्छा होता। अब घर उतना खाली नहीं लगता था। नेहा की हंसी की गूंज गलियारों में सुनाई देती थी और उसमें एक अलग सी गर्माहट थी। आरव भी एकदम सज्जन था, शांत, मेहनती और बेहद सम्मानजनक। आंटी, मैं आपके लिए ये भारी सामान ऊपर रख दूं? वो बिना कहे ही सुधा देवी की मदद कर देता। कभी नल ठीक कर देता, कभी बल्ब बदल देता, कभी शिकायत नहीं करता। उसे भी सुधा देवी की तन्हाई समझ आती थी। भाई बहन ने कोशिश की कि सुधा देवी के जीवन की खाली जगह को परिवार की तरह भर सकें। धीरे धीरे सुधा देवी का दिल पिघलने लगा। वे उनके पसंदीदा खाने बनाने लगी, देर से आने पर चिंता करने लगी। अब मकान मालकिन और किराएदार के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगी थीं। लेकिन हमारे मोहल्लों में हमेशा कोई न कोई होता है जिसे आपके घर की फिक्र अपनी घर से ज्यादा होती है। सुधा जी, थोड़ा संभल कर रहिए। आप इन लोगों को जानती नहीं। सामने तो बहुत मीठे हैं, असली इरादे कौन जानता है। कहीं आपकी प्रॉपर्टी पर ही नजर न हो इनकी। निशा पड़ोसन थी, बहुत जिज्ञासु और शक करने वाली। वो सुधा देवी के मन में शक का बीज बोने की कोशिश करती थी, लेकिन सुधा देवी अनुभव से भरी थीं। उन्होंने लोगों को पहचानना सीख लिया था। अरे निशा, ये बच्चे अच्छे हैं, मेरी देखभाल करते हैं। निशा को ये बात हजम नहीं होती थी, लेकिन सुधा देवी का विश्वास अडिग था। अब उन्हें अपने नए परिवार से कोई दूर नहीं कर सकता था। जिंदगी बड़ी शांत चल रही थी, जैसे कोई धीमी बहती नदी। फिर एक रात तूफान आया। आरव बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। आंटी, भैया बहुत बीमार हैं, उन्हें बहुत तेज बुखार है। नेहा घबराई हुई नीचे भागी। सुधा देवी के दरवाजे पर दस्तक दी। सुधा देवी ने बिना एक पल गंवाए फुर्ती दिखाई। सारी सख्ती एकदम गायब हो गई। उनके अंदर की मां जाग गई। उन्होंने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया, फिर फर्स्ट एड किट लेकर ऊपर भागी। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बस आने ही वाले हैं। डॉक्टर के आने पर उन्होंने सारी जानकारी दी। पूरी रात आरव के पास बैठी, दवा देती रही, बुखार चेक करती रही। नेहा चुपचाप देख रही थी। उसके आंटी की आंखों में वही ममता थी जो उसने सिर्फ अपनी माँ में देखी थी। कई दिन सुधा देवी ने आरव की पूरी देखभाल की। हल्का खाना बनाती, दवा समय पर देती, कहानियां सुनाती। नेहा को कुछ करने ही नहीं देती। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, तुम्हारे भाई की देखभाल मैं कर लूंगी।
निशा खिड़की से सब देख रही थी, पूरी तरह हैरान। उसे ये रिश्ता समझ नहीं आ रहा था। एक मकान मालकिन इतनी परवाह कैसे कर सकती है? उसकी सारी बातें बेअसर थीं। आरव जल्दी ठीक हो गया, सुधा देवी की देखभाल की वजह से। आंटी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने तो वो किया जो शायद मेरा खुद का परिवार भी ना कर पाता। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? जब मेरे घर के नीचे रहते हो तो मेरी जिम्मेदारी हो, तुम मेरे परिवार हो। परिवार, ये एक शब्द था जिसने उनका रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। अब ये मकान मालकिन और किराएदार का नहीं, माँ और बच्चों का रिश्ता था। अब वो अकेला घर, प्यार और देखभाल से भर गया था। जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगा, एक और खुशखबरी आई। माँ, मैं हमेशा के लिए इंडिया लौट रहा हूँ। सुधा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटा वापस आ रहा था, लेकिन मन में एक हल्की चिंता भी थी। विवेक आरव और नेहा को कैसे देखेगा? क्या वो भी निशा की तरह शक करेगा? उन्होंने तय किया कि सब कुछ फोन पर ही बता दें। कैसे आरव और नेहा ने उनकी जिंदगी में खालीपन को भरा और वो उनके अपने बच्चों जैसे हो गए। विवेक ने सब ध्यान से सुना। जब विवेक आया तो थोड़ा संकोच में था। दो अजनबियों को अपने घर में देखना अजीब लग रहा था। वो दूर से सबको देखता रहा। नेहा कैसे माँ के साथ हंसती बोलती है, आरव की आंखों में कितना सम्मान है, माँ कितनी खुश है। आपकी माँ को इन लोगों ने बहका दिया है विवेक। लेकिन विवेक अपनी माँ का बेटा था। उसने माँ के फैसले पर भरोसा किया, न कि पड़ोसन की बातों पर। एक शाम सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। सुधा देवी कहानियां सुना रही थीं, सब हंस रहे थे। विवेक ने माँ का चेहरा देखा, इतने सालों बाद इतनी खुश। नेहा उसे बहन की तरह खाना परोस रही थी। आरव दोस्त की तरह बातें कर रहा था। तभी विवेक को समझ आया, ये किराएदार नहीं, परिवार है। जब वह दूर था, इन्होंने उसकी माँ को अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। उसका मन कृतज्ञता से भर गया। अब वो खूबसूरत रिश्ता पूरी तरह समझ गया। अब घर सचमुच पूरा हो गया था। विवेक, आरव और नेहा सगे भाई बहनों की तरह हो गए। सुधा देवी अब अपने सारे बच्चों के साथ सबसे खुश थीं। अब वो अकेला घर, हंसी, रौनक और प्यार से भरा हुआ था। उन्होंने मिलकर साबित कर दिया कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, ये दिल से जुड़े रिश्तों, भरोसे और अपनापन से बनता है। मकान मालकिन, किराएदार और बेटा अब सब एक बड़े खुशहाल परिवार का हिस्सा थे। एकदम प्यार और साथ की मिसाल।